नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पर। एक विद्यार्थी ने बहुत ही गजब का सवाल किया कि सर, क्या ग्लोबल वार्मिंग की तरह कोई ग्लोबल कूलिंग शब्द भी प्रयोग में होता है क्या? साथियों, बहुत डराया जाता है, धमकाया जाता है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, ओजोन ह्रास को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। आज मैं इन समस्त मुद्दों से वैज्ञानिक तरीके से आपके आंखों का चश्मा उतारने वाला हूं। क्या आपको मालूम है कि इस शताब्दी का, यानी गत जो शताब्दी थी 20वीं, उसका सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो 1998 उस शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। लेकिन अगर आज कोई हार्ट स्पेशलिस्ट आपको कह दे कि बेटा तेरे हृदय में छेद है, तो तुम 3 दिन जिंदा नहीं रह सकते। यानी आपने 20 या 25 साल उस छेद के सहारे जी लिए, लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि तुम्हारे दिल में छेद है तो जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका सारा ध्यान केंद्रित कहाँ हो जाएगा? उस दिल वाले छेद पे। ठीक ऐसे ही कुछ जो हमारे वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संगठन है, उनके द्वारा आंकड़े प्रोवाइड किए जाते हैं। एक कार्टून दिया जाता है बढ़िया सा, पीछे एक सिलेंडर बंधा हुआ है और पेड़ कटे हुए हैं और वो सिलेंडर से सांस ले रहा है। इसका मतलब आपको ये दिखाया गया उस कार्टून में कि आप भविष्य में ऐसा करेंगे, पेड़ काटेंगे, तो फिर मेरे बच्चों तुम्हें सिलेंडर बांध के घूमना पड़ेगा। अभी कोरोना काल में इस तरह की जो स्थिति है वो आपने देखी कि ऑक्सीजन की बेहद कमी थी, या जो मरीज थे उनको ऐसे जो सिलेंडर से ऑक्सीजन के वो प्राप्त नहीं हो पाए थे। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। बात सन 1985 की है, जब फोरमैन ने यह पता लगाया कि दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में छेद हो गया है। बात 1985 की है, उससे पहले हमें मालूम नहीं था। क्या उस बात के बाद सन 1987 में पहली बार क्योटो जापान में ओजोन क्षरण को लेकर या ओजोन ह्रास को लेकर बहुत सारे जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो रखे गए, और उस पर CFC या फिर जो हैलोजेनिक गैसें हैं उन पे नियंत्रण पे बात रखी गई थी, ताकि ये जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है वो रोकी जा सके, या जो ओजोन का ह्रास है वो रोका जा सके। तो जितनी भी हमारी हैलोजेनिक गैसें हैं, या CO2 है, मीथेन है, CFC है, क्रिप्टॉन है, या फिर फ्रियोन 11, 12 है, ये सारी की सारी जो गैसें हैं उनके नियंत्रण पर वैश्विक सहमति पर विचार किया जा रहा है। कितनी मूर्खता की बात है। आप इस बात से नाराज मत होना, या वैश्विक स्तर पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कह रहा हूं कि कितनी मूर्खता की बातें हैं। जब पहली बार सन 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण मुद्दों को लेकर 5 जून 1972 में जब वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों की सहमति बनी थी, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक पॉइंट रखा गया कि 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 1 डिग्री से ज़्यादा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और आज ये COP जो 21 था, उसमें जो है वो 1.5% रख दी गई। इसका मतलब वो सिर्फ पकोड़े और रसगुल्ले खाने के लिए आते हैं, हर बार जो है ना उसको उस लेवल को बढ़ाया जा रहा है। फिर हम रोक क्या रहे हैं? और क्या तुम रोक दोगे? अगर मैं कहूं कि तुम रोक दोगे इस चीज को, तो मानव कितना क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा शीतोष्ण कटिबंध में मात्र 3 महीने हम AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। कितने के देश, इंडिया या इंडिया के आसपास के इलाकों के देश, बाकी अफ्रीका तो वैसे ही गरीब देश है, वहाँ कहाँ एसियाँ और कूलर पड़े हैं, या वहाँ कहाँ एसियाँ और फ्रीजर पड़े हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मानव कितनी CFC उत्सर्जित कर देता होगा, या मानव जो है वो कितनी हैलोजेनिक गैसें पैदा कर देता होगा, या मानव CO2 कितनी पैदा कर देता होगा। मेरे साथियों, आप विचार करें तो बात बड़ी पते की है कि एक ज्वालामुखी फटे तो पूरी पृथ्वी जो 10 वर्षों में जितनी CO2 वायुमंडल में छोड़ती है वो 1 घंटे में छोड़ दे।
जितनी राख हम 20 सालों में नहीं उड़ाते वो 5 मिनटों में उड़ा दें। यानी कि एक ज्वालामुखी फटने में 90% तक गैसें और राख होती है, और अक्सर ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। दावानल, वन अग्नि जिसको हम कहते हैं, एक बार अगर जंगल में लगे तो जितना धुआं हम चूल्हे से 20 वर्षों में नहीं करते वो घंटों में कर देता है। इतना कौन कंट्रोल करता है उसे? प्रकृति। या आप में कोई दम है, या मानव ने इतने साधन ईजाद कर लिए हैं कि वो उनको बुझा सकता है, वो उनको रोक सकता है? ऐसा नहीं है। वरना ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई आग प्रकृति ने बुझाई थी, वर्षा ने बुझाई थी, ना कि हेलीकॉप्टर और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ने। कितना यानी नुकसान हुआ, कितने जो जीव है वो जलकर मर गए, उनसे निकलने वाली मीथेन और CO2 कितनी सारी वायुमंडल में आई होगी जो 20 सालों में हमने पैदा न की होगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लोबल कूलिंग दो ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें इस तरह से डराया जाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो ग्लेशियर पिघलेंगे। कौन से ग्लेशियर? जो पर्वतों पे है वो नहीं, जो ध्रुवों पे है वो। अगर ध्रुवों वाले पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। क्या? समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तटीय जो बड़े बड़े महानगर हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। ऐसा कतई नहीं होने वाला, क्योंकि इस वायुमंडल में एक टर्नर है। जितना पानी वायु में है वही ग्लेशियर पे जाके जमता है और वही एक चक्रण व्यवस्था के द्वारा समंदर में आ जाता है। तो अगर आप इस बात को अन्यथा मत लेना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कचरा आप अपने रूम में, अपने घर में बिखेरोगे तो नुकसान आपको होगा, प्रदूषण आपके घर में होगा, मच्छर आपके घर में आएंगे, आपको व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रकृति में समायोजन की पावर बहुत गजब की है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ तथ्यों के साथ कह रहा हूँ कि ग्लेशियर कितने हैं? 2%। जल का लगभग 2.5 या 2% ऐसा है जो ध्रुवों पर ग्लेशियर जमे हुए। कहाँ से जमे हुए? वायुमंडल के जो आर्द्रता है उसी का परिणाम है। और अगर ये पिघल जाए तो जाएंगे कहाँ? पिघलेंगे तब जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर इनका बढ़ रहा है तो फिर आप ये भी ध्यान कर लें कि जो सापेक्ष आर्द्रता है वो भी वायुमंडल की बढ़ेगी। तो ये पानी जो है वो इससे कहीं ज़्यादा वायुमंडल में समा सकता है। ये पानी जो यहाँ से पिघलेगा उससे कहीं ज़्यादा वायुमंडल में समा सकता है। तो जो समंदर है उन समुद्रों में से तो उठेगा, कहाँ से आएगा पानी? तो इसका मतलब यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक ओजोन ह्रास के तहत एक बड़ा क्षेत्र हो गया है। उधर अभी शोध कार्य में ये सामने आया है कि ये आर्कटिक जो ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव पे भी इस तरह का क्षेत्र हो गया है। काहे को डर रहे हो? ये काम तो सूर्य द्वारा किया जाता है। कितना आसान काम है कि ऑक्सीजन जो होती है, सूर्य की जो पराबैंगनी तरंगें होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके और एक एटम और जोड़ देती है। इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? O3 में। कौन करता है काम? भूमध्य रेखा पर। यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो वहाँ जो फोटोन तरंगें होती हैं या हानिकारक जो जिनको अल्ट्रावायलेट तरंगें कहते हैं वो तरंगें O2 के साथ क्रिया करती हैं और एक बंद और जोड़ देती है, एटम जोड़ती है, O3 हो जाता है। अब O3 क्या है? एक ओजोन गैस है। अगर ये ओजोन गैस है तो अगर ये प्रक्रिया होती रहे साथियों तो हमारे पास मात्र 20.5% इस वायुमंडल में ऑक्सीजन है। तो वो तो सारी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? O3 में। क्या हम सांस ले पाएंगे? तो फिर इसका इस पूरी समीकरण का कहीं विभंजन भी होना चाहिए, कहीं ये अलग भी होनी चाहिए। तो यही जो गैसें होती हैं भूमध्य रेखा की बजाय ध्रुवों पर जो है इनका सघन चाल पाया जाता है, क्योंकि ध्रुव जो है वहाँ वायुमंडल की ऊंचाई भी कम है और गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा है। तो ध्रुवों पर बर्फें जमी हुई है। क्या जमी हुई है? आइस जमी हुई है। और ये किसका काम करती है? देखो कितनी सुंदर प्रकृति ने व्यवस्था की है। आप लोग डरा रहे हो कि ये पिघल जाएंगे, हमारे जल स्तर बढ़ जाएंगे। अरे इतना जो कुछ है ना, इसका उदाहरण अगर मैं दूं आपको तो क्रिटेशियस युग एक ऐसा युग रहा है जब पृथ्वी पूरी आग से ढक गई थी। प्लीस्टोसीन एक ऐसा युग रहा है जब पृथ्वी पूरी बर्फ से ढक गई थी। क्या उस समय जीव नहीं थे? क्या आज अगर उस समय जीव थे या नहीं थे या ऐसे उदाहरण हमारे पास आते तो हम जिंदा क्यों हैं?
ये प्रकृति की समायोजन की पावर है। जिस तरह से हमारी बॉडी में हीलिंग पावर होती है, वो खुद अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, तो प्रकृति भी अपना इलाज खुद कर सकती है। तो यहाँ देखो कि ये O3 जो है जब यहाँ संगठन होती है तो जो पृथ्वी के ध्रुव हैं वो प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर हैं पृथ्वी के, और ये क्या करते हैं, ये हैलोजेनिक गैसें उत्सर्जित करते हैं, यानी कि CFC, फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12। इससे क्या होता है कि ये जो O3 है वो टूट कर क्या हो जाता है, वापस O2+O। इसका मतलब ये तो काम की चीज है। अगर भूमध्य रेखा पर ताप या हानिकारक पर्यावरणीय किरणों को रोकने का उपाय है तो यहाँ ध्रुवों पर उस बढ़ती हुई O3 को हटाने का उपाय है। तो डरने की यहाँ जरूरत नहीं है। बात ये आती है कि भाई हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आप घूम रहे हैं तो अरे आप लोगों के पास पेड़ हैं कितने जंगल हैं। अगर आप लोग पूरे स्थल भाग पर पेड़ लगाते कितना, वो मात्र 29% होगा। तो अरे भाई लोगों, मैं ये कह रहा हूं कि 71% भाग में जल में रहने वाले विशालकाय हवेल या ब्लू हवेल जैसी मछलियां रहती हैं, और इतना समुद्रों में जीव हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं। वो सांस कहां से लेते हैं? ध्रुवों पर तो बर्फ जमी पड़ी है, वहां ऑक्सीजन कहां से आई? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितना हमारे पास भौगोलिक धरातल है उसका मात्र 7% हमारे पास जंगल है। और अगर जंगल ब्राजील का, तो सहारा के मरुस्थल में क्या काम आया? सोचिए, सहारा के मरुस्थल में उसका क्या योगदान है, क्योंकि वो तो बहुत दूर रह गया। तो ये काम कौन कर रहा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं समुद्री शैवाल और कवक, और धाराएं ऑक्सीजन, हवाएं ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है। तो ये बात तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ काटो ही काटो। मैं ये कह रहा हूं ये बात व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो उसमें इतनी बड़ी ताकत है कि वो अपना सब कुछ जो है वो खुद निर्मित कर सकती है। लेकिन अगर आपके घर में 2 पेड़ लगे हुए हैं, फलदार हैं, वो छाया भी देते हैं और आपके घर को सुरभि भी बनाते हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर आप अपने घर में कचरा बिखेरोगे या प्रदूषण करोगे, धुआं करोगे, तो नुकसान आपको होगा, बाकी प्रकृति तो समायोजित कर लेगी। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन ज्वलंत मुद्दों पर डरने की जरूरत नहीं है। ये बारी बारी कह के डराया गया है। अब डराने का मतलब, कोरोना में वही लोग मरे हैं जिनके या तो वो डर गए, या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम थी उनको नुकसान हुआ। बाकी क्या पृथ्वी खाली थोड़ी हो गई? मानता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन डिब्बाबंद या अप्राकृतिक वस्तुएं खाने वाले लोगों के साथ ये अन्याय ज़्यादा हुआ है। जो प्राकृतिक रहते हैं, तो अंडमान निकोबार की जरावा जनजाति थी, उसमें एक भी कोरोना मरीज जो है मरा नहीं। तो इसका बड़ा कारण क्या है कि अंडमान निकोबार में क्या वो जो संक्रमण था वो नहीं फैला, लेकिन उनमें इतनी हीलिंग पावर है कि वो प्रकृति के साथ पूरे समायोजित है। तो अब मेरे बच्चों, ग्लोबल कूलिंग भी होती है और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, लेकिन अगर हम अत्यधिक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर दंड हमें भोगने पड़ेंगे। तो बात समझ में आई, अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलना, और इस तरह के और वीडियो जानने के लिए कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।